हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन इंडेक्सिंग फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चेन इंडेक्सिंग को समझाकर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। मतलब हमें बताना है कि ये मेथड लाइब्रेरीज के लिए कैसे यूजफुल है और इसके क्या क्या लिमिटेशंस है। आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट्स कवर करते हुए। आंसर। इंट्रोडक्शन। चेन इंडेक्सिंग एक सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का तरीका है जो डॉक्टर SR रंगनाथन ने डेवलप किया था। यह कोलन क्लासिफिकेशन से सब्जेक्ट हेडिंग्स डिराइव करता है और एक लॉजिकल चेन बनाता है जो स्पेसिफिक से जनरल टर्म्स तक जाता है। इस मेथड का मेन एम है डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट्स को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करना। इस आंसर में हम चेन इंडेक्सिंग का प्रोसेस समझेंगे, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. चेन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। चेन इंडेक्सिंग में सब्जेक्ट हेडिंग्स क्लासिफिकेशन नंबर से डिराइव किए जाते हैं। ये एक चेन बनाता है जो सबसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से लेकर जनरल तक एक्सपेंड होता है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए चेन होगा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये यूजर को अलग अलग लेवल पर सर्च करने की फैसिलिटी देता है। 2. एडवांटेजेस ऑफ चेन इंडेक्सिंग। ए. सिस्टमैटिक अप्रोच। ये एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीका है हेडिंग्स बनाने का। हर टर्म एक दूसरे से लिंक्ड होता है जो सर्चिंग को इजी बनाता है। बी. क्लासिफिकेशन के साथ कंपैटिबिलिटी। क्योंकि हेडिंग्स क्लासिफिकेशन नंबर से निकलते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों में कंसिस्टेंसी होती है। एग्जाम्पल, कोलन क्लासिफिकेशन यूज करने पर डायरेक्टली सब्जेक्ट हेडिंग्स जनरेट हो जाते हैं। सी. फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स और कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स को भी इजीली हैंडल कर लेता है। यूजर्स को मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। डी. टाइम और एफर्ट सेविंग। अगर क्लासिफिकेशन नंबर पहले से बना हुआ है तो सब्जेक्ट हेडिंग्स जल्दी जनरेट हो जाते हैं। कैटलॉगर का एक्स्ट्रा मेहनत कम हो जाता है। ए. यूजर के लिए रिट्रीवल इजी। यूजर्स चाहे तो जनरल टर्म्स पे सर्च करें या स्पेसिफिक टर्म्स पे। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्रीकल्चर सर्च करे तो जनरल मटेरियल मिलेगा और अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सर्च करे तो उसको भी एक्सेस मिलेगा। 3. डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन इंडेक्सिंग। ए. क्लासिफिकेशन पे डिपेंडेंस। अगर क्लासिफिकेशन नंबर गलत होगा तो चेन इंडेक्सिंग भी गलत हो जाएगी। यह कोलन क्लासिफिकेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। बी. स्टैंडर्डाइजेशन की कमी। हर कैटलॉगर अलग चेन्स बना सकता है एक हाई सब्जेक्ट के लिए। इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। सी. यूजर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डिनरी यूजर के लिए हेडिंग्स कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बजाय यूजर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ज्यादा सिंपल पाएगा। डी. लिमिटेड एक्सेप्टेंस। इंडिया के बाहर चेन इंडेक्सिंग ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। इंटरनेशनल लेवल पे LCSH और सीयर्स लिस्ट ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ए. डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए सूटेबल नहीं। ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग सिस्टम्स और मेटाडेटा टूल्स के लिए कंट्रोल्ड वोकैब्युलरीज ज्यादा यूजफुल होते हैं। चेन इंडेक्सिंग का एप्लीकेशन वहां लिमिटेड है। 4. आज के समय में इंपॉर्टेंस। आज ये मेथड एक्टिवली यूज नहीं होता, लेकिन इसका हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। यह सिस्टम ने सब्जेक्ट लिंकिंग और थिसॉरस डेवलपमेंट में काफी इन्फ्लुएंस दिया। डिजिटल एज में कंट्रोल्ड वोकैब्युलरीज और ऑन्टोलॉजीज ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन। चेन इंडेक्सिंग रंगनाथन का एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन था जो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग को सिस्टमैटिक और फ्लेक्सिबल बनाता था। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे क्लासिफिकेशन पे डिपेंडेंस और लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज ने इसकी जगह नए टूल्स ले लिए हैं, लेकिन इसका कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस अभी भी लाइब्रेरी साइंस के लिए वैल्यूएबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10.
What do you understand by descriptive cataloging? State the various bibliographic elements for a printed book. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का मतलब समझाकर लिखना है और उसके बाद एक प्रिंटेड बुक के लिए जो बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम बुक्स या डॉक्यूमेंट्स के एक्सटर्नल और बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये सब्जेक्ट कैटलॉगिंग से अलग है क्योंकि यहाँ फोकस कंटेंट पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के फिजिकल और फॉर्मल डिटेल्स पर होता है। कैटलॉगिंग के लिए रूल्स जैसे AACR2 और RDA फॉलो किए जाते हैं जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। इस आंसर में हम डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का मीनिंग समझेंगे और प्रिंटेड बुक के बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का मीनिंग। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का मतलब है एक डॉक्यूमेंट के बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को सिस्टमैटिकली लिखना। इससे एक बुक को दूसरी सिमिलर बुक्स से क्लियरली अलग किया जा सकता है। ये लाइब्रेरी कैटलॉग का बेस है जो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी में एक हाई बुक के मल्टीपल एडिशंस है तो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग हेल्प करता है एग्जैक्ट एडिशन और पब्लिशर आइडेंटिफाई करने में। 2. स्टैंडर्ड्स की जरूरत। AACR2 और RDA जैसे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं कि ऑथर नेम, टाइटल और पब्लिशर डिटेल्स कैसे लिखे जाएंगे। इन स्टैंडर्ड्स की वजह से अलग अलग लाइब्रेरीज के कैटलॉग्स में कंसिस्टेंसी और इंटरऑपरेबिलिटी होती है। स्पेशली OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स में यह रूल्स बहुत जरूरी होते हैं। 3. प्रिंटेड बुक के बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स। ऑथर, क्रिएटर, जिसने बुक लिखी है या इंटेलेक्चुअल कंटेंट क्रिएट किया है। एग्जाम्पल, कटर, चार्ल्स ए, टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक का टाइटल और सबटाइटल जैसे टाइटल पेज पर दिया होता है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बाय जॉन स्मिथ। एडिशन स्टेटमेंट, बुक का एडिशन जैसे फर्स्ट एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन, ETC। एग्जाम्पल, सेकंड रिवाइज्ड एडिशन। पब्लिकेशन डिटेल्स, पब्लिशर का नाम, जगह और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली, विकास पब्लिशिंग 2020। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, पेजेस की गिनती, इलिस्ट्रेशंस, चार्ट्स और साइज ऑफ बुक। एग्जाम्पल, 12 340p, इल 24 सेंटीमीटर। सीरीज स्टेटमेंट, अगर बुक किसी सीरीज का पार्ट हो तो मेंशन किया जाता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी साइंस सीरीज नंबर 5। नोट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, मैप्स, ETC। एग्जाम्पल, includes bibliographical references and index। Standard number, identifier, international identifier जैसे ISBN। एग्जाम्पल, ISBN 9789312345678। 4. Significance of bibliographic elements। हर bibliographic element एक record को complete और यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये एलिमेंट्स रिसर्चर, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट्स के लिए इजी रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट में ये मशीन रीडेबल होते हैं जिससे लाइब्रेरीज इजीली डेटा शेयर कर पाती है। कंक्लूजन। ओवरऑल, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बुक के डिटेल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि यूज आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश किया जा सके। बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स जैसे ऑथर, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर और ISBN एक बुक की फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को इजी बनाते हैं और लाइब्रेरीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Explain the need and qualities of notation in library classification. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और एक अच्छी नोटेशन की क्वालिटीज क्या होती है। मतलब, नोटेशन का रोल एक्सप्लेन करना है और उसके फीचर्स जैसे सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेविटी और यूनिवर्सैलिटी को डिटेल में समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें लाइब्रेरी के सारे डॉक्यूमेंट्स को उनके सब्जेक्ट के बेसिस पर सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है। इसमें हेल्प करता है नोटेशन। नोटेशन एक सिंबल सिस्टम है जैसे नंबर्स या लेटर्स जो क्लासेज और सब क्लासेस को शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है। ये एक शॉर्टहैंड जैसे काम करता है जिससे बुक्स को शेल्फ पर रखना, अरेंज करना और वापस रिट्रीव करना इजी होता है। अब हम देखेंगे कि नोटेशन की जरूरत क्यों है और एक अच्छी नोटेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। मेन बॉडी। 1.
नीड फॉर नोटेशन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। नोटेशन से बुक्स को शेल्फ पर सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखा जा सकता है, जैसे डीडीसी में 500 नेचुरल साइंस के लिए उस होता है। कंसाइसनेस, पूरा सब्जेक्ट लिखने के बजाय शॉर्ट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लिए 510। इजी रिट्रीवल, नोटेशन एक तरह का एड्रेस होता है जो बुक को जल्दी ढूंढने में मदद करता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, लेटर्स और नंबर्स सब जगह समझे जाते हैं, इसलिए नोटेशन यूनिवर्सल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ग्रोथ, नॉलेज बढ़ने के साथ नए सब्जेक्ट्स को ऐड करना इजी होता है, जैसे डेसिमल सिस्टम में 541.3 ऐड करके फिजिकल केमिस्ट्री को दिखाया जाता है। 2. क्वालिटीज ऑफ अ गुड नोटेशन। सिंप्लिसिटी, सिंबल्स सिंपल और इजी टू रिमेंबर होने चाहिए, जैसे डीडीसी में डेसिमल नंबर्स यूज होते हैं जो सिंपल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, नोटेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें नए सब्जेक्ट्स इजीली ऐड किए जा सके। कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रेविटी और कंसाइसनेस, शॉर्ट नोटेशन स्पेस और टाइम दोनों सेव करते हैं, जैसे 330 लिखने से इकोनॉमिक्स शॉर्ट में रिप्रेजेंट हो जाता है। एक्सप्रेसिवनेस, एक अच्छी नोटेशन सब्जेक्ट हायरार्की क्लियर करती है, जैसे 500 साइंस, 510 मैथ्स, 512 अलजेब्रा। यूनिवर्सलिटी, नोटेशन ऐसी सिंबल्स यूज करे जो सबको समझ आए, जैसे नंबर्स और लेटर्स। 3. एग्जाम्पल्स ऑफ नोटेशनल सिस्टम्स। डीडीसी, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, अरेबिक न्यूमरल्स और डेसिमल्स यूज करता है। यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनली डिटेल्ड डेसिमल सिस्टम। कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी, कोलन्स और सिंबल्स उस करके नए सब्जेक्ट्स बनाता है। एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, QA76। 4. चैलेंजेस ऑफ नोटेशन, कभी कभी नोटेशंस बहुत लंबी या कॉम्प्लेक्स हो जाती है। रिजिड सिस्टम्स नए सब्जेक्ट्स को अकोमोडेट नहीं कर पाते। हर लाइब्रेरी अलग सिस्टम यूज करती है, इस वजह से इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। कंक्लूजन, एंड में, नोटेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का बैकबोन है। ये सिंपल और यूनिवर्सल सिस्टम है जो बुक्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करता है। एक अच्छी नोटेशन सिंपल, फ्लेक्सिबल, कंसाइस और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। नॉलेज के बढ़ते समय में डीडीसी, यूडीसी और सीसी जैसे नोटेशनल सिस्टम्स लाइब्रेरीज को ज्यादा एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Write a note of FRBR. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, समझाकर लिखना है। हमें इसका बैकग्राउंड, एंटिटीज, यूजर टास्क्स और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है, और एग्जाम्पल के साथ दिखाना है कि लाइब्रेरी और डिजिटल सिस्टम में इसका क्या रोल है। आंसर, इंट्रोडक्शन। FRBR यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो IFLA ने 1990 में डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस था बिब्लियोग्राफिक डाटा को यूजर फ्रेंडली तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ये मॉडल डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ वर्क और उनके रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करता है, जिससे कैटलॉगिंग इजी होता है और सर्च रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। आगे हम इसका डेवलपमेंट, एंटिटीज, यूजर टास्क्स और इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ FRBR। FRBR को IFLA स्टडी ग्रुप ने डेवलप किया और इसका रिपोर्ट 1998 में पब्लिश हुआ। इसका एम था ट्रेडिशनल कैटलॉगिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करना और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देना जो यूजर के नीड के साथ मैच हो। इसने फोकस शिफ्ट किया बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स लिखने से लेकर यूजर के टास्क्स को समझने तक, जैसे फाइंड, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट और ऑब्टेन। एग्जाम्पल, अगर एक यूजर हैमलेट सर्च करता है तो वो अलग अलग एडिशंस, ट्रांसलेशंस और फॉर्मेट्स देखना चाहता है। FRBR इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 2. कोर एंटिटीज ऑफ FRBR। FRBR के 4 ग्रुप 1 एंटिटीज होते हैं जो बिब्लियोग्राफिक डाटा के लेवल्स को शो करते हैं। वर्क, इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्टिक क्रिएशन। एग्जाम्पल, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। एक्सप्रेशन, वर्क का रियलाइजेशन। एग्जाम्पल, हैमलेट का इंग्लिश टेक्स्ट या हिंदी ट्रांसलेशन। मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन का फिजिकल या डिजिटल एम्बॉडमेंट। एग्जाम्पल, पेंगुइन एडिशन ऑफ हैमलेट। आइटम, मैनिफेस्टेशन का एक स्पेसिफिक कॉपी। एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी के शेल्फ पे रखा हुआ कॉपी।
ये हायरार्की रिलेशनशिप्स को क्लियर करती है और कैटलॉगिंग को प्रिसाइज बनाती है। 3. यूजर टास्क्स इन FRBR। FRBR मॉडल 4 मेजर यूजर टास्क्स के अराउंड डिजाइन हुआ है। फाइंड यूजर अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिसोर्स ढूंढता है। एग्जाम्पल, हैमलेट सर्च करना, आइडेंटिफाई कंफर्म करना कि रिसोर्स वही है जो यूजर चाहता है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर का हैमलेट, ना कि कोई और बुक। सिलेक्ट अपने नीड के हिसाब से सही रिसोर्स चूज करना। एग्जाम्पल, इंग्लिश वर्जन, हिंदी ट्रांसलेशन या ऑडियो बुक सेलेक्ट करना। obtain रिसोर्स को एक्सेस करना। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी से बोरो करना या डिजिटल कॉपी डाउनलोड करना। ये टास्क एंश्योर करते हैं कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स यूजर के लिए यूजफुल हो। 4. सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ FRBR। बेटर कैटलॉगिंग। ये कॉम्प्लेक्स बिब्लियोग्राफिक डाटा को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल लाइब्रेरीज ऑनलाइन कैटलॉग में मल्टीपल एडिशंस और फॉर्मेट्स इजीली शो करने में हेल्पफुल है। लिंक्ड डाटा और सेमांटिक वेब। FRBR का एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करता है। एग्जाम्पल, नेशनल लाइब्रेरीज और ILS सिस्टम्स ने FRBR प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके अपने सर्च और डिस्कवरी को इम्प्रूव किया। FRBR से रिलेटेड और मॉडल्स भी बने, FRAD और FRSAD, और बाद में ये इवॉल्व होके IFLA लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल LRM बन गया 2017 में। कंक्लूजन, FRBR एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स और कैटलॉगिंग का स्ट्रक्चर मॉडर्नाइज कर दिया। ये यूजर की नीड्स को सेंटर में रखकर वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम के रिलेशनशिप्स को क्लियर करता है। आज भी इसका इंपॉर्टेंस है, स्पेशली लिंक्ड डाटा और IFLA LRM में। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।